कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन्स नाम की एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो अपनी टीम के 2 अन्य सदस्यों मेजर रॉबर्ट और ट्रिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में पहुंची है। उन्हें खबर मिली थी कि इस इलाके में एक बेहद खतरनाक किस्म का फंगस देखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले नासा के एक टूटे हुए सैटेलाइट का एक टुकड़ा यहाँ क्रैश हुआ था। शायद ये फंगस उसी से निकला था। इसके बाद तीनों अपने हैजमैट सूट पहनते हैं और पूरे इलाके की तलाश शुरू करने के लिए अपने बॉडी कैमरे ऑन कर लेते हैं। जब ग्रुप ने पूरे इलाके की जांच की तो वहाँ 14 घर और 12 गाड़ियां थीं, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला। फिर आखिरकार उन्हें वो टैंक मिल गया। मार्टिन्स ने ध्यान दिया कि लोकल लोगों ने आलू और साबुन से बने एक लिक्विड का इस्तेमाल करके इसे साफ करने की कोशिश की थी। फिर मार्टिन्स ने मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से टैंक की बारीकी से जांच की। एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद वह समझ गई कि आलू का मिश्रण टैंक के अंदर लीक हो गया था और उसने फंगस के बढ़ने को बढ़ावा दिया था। थोड़े से पानी के साथ भी वह फंगस बहुत तेजी से फैल सकता था। वहाँ टैंक पर मार्टिन्स को एक हरा निशान भी दिखाई दिया। उसने रॉबर्ट से इसे अपनी जगह पर पकड़ कर रखने को कहा ताकि वह करीब से देख सके, और करीब से देखते हुए उसने समझाया कि हरा फंगस बढ़ गया था और मुटाते हो गया था। तभी फंगस अचानक हिलने लगा और उनकी तरफ झपटा। इससे मार्टिन्स डर के मारे तुरंत पीछे कूद गई। फिर उसी पल ट्रिनी ने कहा कि उसे एक लाश मिली है। मार्टिन्स तुरंत उसके पास गई, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि थोड़ा सा फंगस उसके जूते पर चिपक गया था। वह फंगस धीरे धीरे जूते के सोल को नष्ट करने लगा और हैजमैट सूट के अंदर रेंगने लगा। खैर, छत पर उन्हें एक लाश मिली थी जिसका पूरा सीना बुरी तरह से फटा हुआ था। खोपड़ी की प्लेटें भी टूटकर अलग हो गई थीं। फिर रॉबर्ट ने चारों ओर देखा और पाया कि शहर के लगभग सभी लोग अपने घरों की छतों पर डेड पड़े थे और सभी के घाव बिल्कुल एक जैसे थे। फिर मार्टिन्स ने एक थ्योरी सामने रखी कि फंगस ने उन सभी को छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर किया था और उनके शरीर फटने तक उन्हें वहीं इंतजार कराया था। इस तरह फंगस आसानी से और आगे फैल सकता था। तभी डेड बॉडी का सिर अचानक फट गया और उसके अंदर भरा हुआ फंगस दिखने लगा। इसके बाद मार्टिन्स सैंपल लेने के लिए वापस टैंक के पास गई। उसने समझाया कि शायद जब किसी ने दोबारा एंट्री की होगी तो कुछ फंगस टैंक के शेल में चला गया होगा, जिसका मतलब था कि एक नई प्रजाति का जन्म हुआ था। फिर जैसे ही सैंपल कलेक्ट किया गया, ग्रुप वहां से निकलने लगा। लेकिन इस बीच फंगस पहले ही मार्टिन्स के शरीर में प्रवेश कर चुका था। उसे अचानक तेज गर्मी का एहसास होने लगा। जल्द ही उसे चक्कर आने लगे और उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। तभी मार्टिन्स ने अपने हेलमेट के अंदर ही अचानक हरे फंगस की उल्टी कर दी। इसके बाद फंगस ने धीरे धीरे उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया और अब वह बार बार केवल एक ही शब्द दोहरा रही थी, स्प्रेड स्प्रेड। फिर मार्टिन्स तेजी से गाड़ी की तरफ भागी। यह देखकर ट्रिनी ने तुरंत अपनी बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही मार्टिन्स ने कार को उसकी तरफ बढ़ाया, रॉबर्ट ने ट्रिनी को रास्ते से हटा दिया। कार सीधे रॉबर्ट से टकराई, जिससे उसकी पीठ में गंभीर चोट आई। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मार्टिन्स ने ट्रिनी की बंदूक छीनने की कोशिश की। ट्रिनी उसे रोकने के लिए वह सब कुछ कर रही थी जो वह कर सकती थी, लेकिन वह नहीं कर पाई। आखिरकार बंदूक मार्टिन्स के हाथों में आ गई, लेकिन उसी पल मार्टिन्स को थोड़ी देर के लिए होश आया और अब वह समझ गई कि उसने क्या किया है। उसी पल उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मार्टिन्स ने अपने हैजमैट सूट से एयर ट्यूब को हटा दिया और छेद के माध्यम से बंदूक चला दी ताकि खुद को कुर्बान करके वह फंगस को और आगे फैलने से रोक सके। इसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री उस टाउन में फंगस के कुछ सैंपल कलेक्ट करने के लिए आई थी और जैसे ही वे गए, पूरे टाउन को उड़ा दिया गया। इसके बाद सैंपल को अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। इस तरह कई साल बीत गए और धीरे धीरे इस फंगस को भुला भी दिया गया। अब साल 2026 आ चुका है। वह जगह अब एक स्टोरेज कंपनी बन चुकी थी। एक सुबह हम ट्रेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काम पर आया था और उसका मैनेजर ग्रिफिन उसे परेशान करने लगा। ग्रिफिन चाहता था कि ट्रेविस उसकी मदद करे क्योंकि वह बिल्डिंग को लूटने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ट्रेविस ने साफ मना कर दिया। ग्रिफिन ने उसे धमकी दी और अंत में ट्रेविस केवल एक बात के लिए सहमत होने के लिए मजबूर हुआ कि वह गैंग के लिए दरवाजा खोलेगा। फिर उस शाम मैरी अपनी स्टोरेज यूनिट को चेक करने गई। ट्रेविस उस समय वहीं था और उसने मैरी से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैरी उस समय काफी जल्दी में थी। फिर जब ट्रेविस उसे लिफ्ट तक छोड़ने गया तो उसने एक बीपिंग की आवाज सुनी, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद कोई छोटी मोटी तकनीकी समस्या होगी। इस बीच अपनी स्टोरेज यूनिट के अंदर मैरी ने अपने बूट से एक बंदूक निकाली। फिर उसने अपने मृत पति की तस्वीर को देखा और धीरे से उसे मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दी। वह कुछ बड़ा कदम उठाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी ट्रेविस को फिर से वही बीपिंग की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने रेडियो पर अपनी को वर्कर नाओमी को बुलाया। जल्द ही नाओमी लॉबी में आई, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर दोनों एक दूसरे से थोड़ी बात करने लगे और नाओमी ने ट्रेविस का टैटू नोटिस किया। तभी नाओमी के फोन पर एक कॉल आई। उसने किसी से थोड़ी देर बहस की और फिर फोन काट दिया, लेकिन तभी नाओमी को भी वह बीपिंग की आवाज सुनाई दी। इस बीच नॉर्थ कैरोलिना में रॉबर्ट को अचानक सरकार का फोन आया। उसने पहले अपनी पत्नी से कहा कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने एक सेफ खोला और अपना पुराना सैटेलाइट फोन निकाला और अपने पुराने बेस पर कॉल किया। वहाँ एबिगेल ने उसे बताया कि उन्हें तापमान की गड़बड़ी के बारे में एक अलर्ट मिला है। यह सुनकर रॉबर्ट काफी नाराज हुआ। उसने कहा कि इस फंगस को हल्के में लिया जा रहा है। मैंने इसकी ताकत देखी है, ये बहुत खतरनाक है। इस बीच फैसिलिटी में ट्रेविस और नाओमी ने पता लगा लिया था कि बीपिंग की आवाज दीवार के पीछे से आ रही है। इसी बीच नाओमी को एक और कॉल आई। इस बार उसने कॉल को इग्नोर कर दिया और समझाया कि यह उसके बच्चों के पिता का कॉल था। फिर उसने
उसने कहा कि उन्हें यह पता लगाने के लिए दीवार नहीं तोड़नी चाहिए कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन ट्रेविस ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह इस सब के चक्कर में अपनी नौकरी नहीं खोने वाला था। इस समय तक नाओमी ने ट्रेविस के टैटू से अंदाजा लगा लिया था कि वह शायद जेल से आया है। वह इसे चेक करने की जिद करती रही जब तक कि ट्रेविस आखिरकार मान नहीं गया। आखिरकार ट्रेविस टूल्स ले आया और दीवार में एक छेद कर दिया। उस छेद के पीछे एक छिपा हुआ कमरा था जिसमें एक बड़ा कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल था। ट्रेविस इसे देखने के लिए अंदर गया, लेकिन नाओमी तुरंत समझ गई कि यह एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग कंट्रोल पैनल था। फिर जब उन्होंने दीवार का एक और हिस्सा तोड़ा तो नाओमी भी ट्रेविस के साथ कमरे में आ गई। ट्रेविस ने समझाया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल पहले मिलिट्री द्वारा किया जाता था। दीवार पर एक नक्शा था और नाओमी ने तुरंत उसकी एक तस्वीर ले ली। जब उसने नोटिस किया कि नीचे और भी लेवल्स हैं, तो वो देखना चाहती थी कि आखिर वहां नीचे क्या है, लेकिन ट्रेविस ने पूरी तरह से मना कर दिया। लेकिन नाओमी उसे फिर से मनाने लगी। आखिरकार ट्रेविस गुस्से में चिल्लाया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की बातें बहुत ज्यादा सुनी है और उसी चीज ने उसे जेल पहुंचा दिया। यह सुनकर नाओमी ने तुरंत अपनी जिद के लिए माफी मांगी, लेकिन फिर ट्रेविस को एहसास हुआ कि अगर वह नहीं गया तो यह लड़की उसके बिना ही चली जाएगी। इसीलिए अंत में वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फिर जब दोनों नक्शे को फॉलो करते हुए लिफ्ट के नीचे गए तो उन्हें एक अलमारी के अंदर एक दरवाजा मिला। वह दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही लॉक हो। ट्रेविस ने उसे एक जोरदार लात मारी और दरवाजा खुल गया। अंदर एक और छिपा हुआ कमरा था। जैसे ही वे अंदर गए एक पल के लिए अलार्म बजा। खैर, फिर दोनों ने चारों ओर देखा और वहां 1970 के दशक के पुराने इक्विपमेंट्स पड़े थे, जिसके अंदर हैजमैट सूट भी थे। कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियों का एंट्री गेट मिला। जब उन्होंने अंदर झांका तो पाया कि वह लगभग 500 फीट नीचे जाती थी। इसीलिए नाओमी ने ट्रेविस को पहले नीचे जाने के लिए कहा। आखिरकार नीचे पहुंचने पर दोनों को एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था डीटर एक्सेस ओनली। हालांकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि डाइटर का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक सील्ड चैम्बर था और एक बड़ा पाइप था जिससे बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा था। वहां एक कोने में कुछ चूहे थे जो फंगस से ढके हुए थे। वे बमुश्किल हिल पा रहे थे क्योंकि उन सभी की पूंछ आपस में उलझकर एक गांठ बन गई थी। कुछ चूहों ने तो एक दूसरे को खाना भी शुरू कर दिया था। तभी एक चूहा अचानक ट्रेविस पर झपटा और ट्रेविस तुरंत पीछे हट गया। इस बीच नाओमी चैम्बर के दरवाजे के शीशे से देखने लगी और उसने देखा कि एक अजीब फंगस हर दीवार पर फैल गया था। दरवाजे पर भी थोड़ा सा फंगस था, लेकिन जैसे ही नाओमी उसे छूने वाली थी, ट्रेविस ने उसे बिल्कुल सही समय पर रोक दिया। फिर नाओमी ने कहा कि दरवाजा गर्म महसूस हो रहा था। यह सुनकर दोनों ने फैसला किया कि अब यहाँ से बाहर निकलना ही बेहतर है। इस बीच बाहर माइक अपनी कार पार्क कर रहा था और गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मारा। फिर उसने अपनी बंदूक को घूरा और नाओमी को फोन किया, जिससे पता चला कि वह उसके बच्चों का पिता था। लेकिन नाओमी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए माइक ने एक वॉइस मेल छोड़ दिया। वह चिल्ला रहा था कि नाओमी उसके फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है। उसने कहा कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। तभी उसकी कार की डिक्की से एक आवाज सुनाई दी। वह चेक करने गया और डिक्की के दरवाजे को हिलते देख डर गया। जैसे ही उसने डिक्की खोली, उसने पाया कि बिल्ली, जिसे उसने मरा हुआ समझा था, वास्तव में जिंदा थी। माइक ने उसे गोली मारने के लिए उससे सॉरी कहा, लेकिन तभी बिल्ली मुड़ी तो पता चला कि फंगस की वजह से उसका आधा चेहरा गायब हो चुका था। अब बिल्ली डिक्की से बाहर कूद गई और जमीन पर फंगस की उल्टी करने लगी। फिर वह कार की छत पर चढ़ गई और एंटीना की तरफ बढ़ गई, जहां एंटीना ने उसके सिर को बिल्कुल बीच से फाड़ दिया। उसी पल उसका पूरा शरीर फट गया और उसका गंदा खून माइक और पास में खड़े कुछ हिरणों पर जा गिरा। अब फंगस तेजी से माइक के दिमाग की तरफ बढ़ रहा था, जिसके कारण वह अचानक गिर पड़ा और कई मिनटों तक उल्टी करता रहा। फिर फंगस ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे और लोगों को ढूंढने का कमांड दिया। अब माइक जानता था कि उसे नाओमी को ढूंढना है। उसने अपनी बंदूक उठाई और बिल्डिंग के अंदर चला गया और एक घायल हिरण भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगा। इस बीच डाइटर प्लेन पर रॉबर्ट मार्टिन्स की मौत का वीडियो देख रहा था। तभी उसे वेस्ले का फोन आया, जो उनके डिवीजन का नया लीडर बन गया था। वेस्ले को लगा कि रॉबर्ट शायद एक बंद हो चुके केस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है और यह सिर्फ एक फॉल्टी सर्किट का मामला हो सकता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो गई। फिर कॉल समाप्त हो गई और उसके थोड़ी देर बाद एबिगेल ने कॉल किया। उसने उसे बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट पढ़ी है और वह रॉबर्ट की तरफ है। रॉबर्ट ने उसे एक ट्रेनिंग मैसेज भेजा जिसमें आइटम 7 का रेफरेंस था। तभी वेस्ले ने एबिगेल को अपने पर्सनल फोन पर बात करते हुए देख लिया। इसलिए एबिगेल ने तुरंत एक बहाना बना दिया कि वह अपने बॉयफ्रेंड से प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही थी, ताकि वेस्ले उसे परेशान न करे। इस बीच फैसिलिटी में ट्रेविस और नाओमी ने इंटरनेट पर डाइटर सर्च किया और पाया कि इसका मतलब डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी था। फिर जैसे ही वे अलमारी से बाहर आए, वे एक हिरण को लिफ्ट में जाते देखकर हैरान रह गए। ट्रेविस को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कैसे पॉसिबल है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वास्तव में ये फंगस अपनी कस्टडी से बाहर निकल गया था। ये दरवाजे के एक छेद से बाहर आया था। तब एक कॉकरोच ने इस फंगस को खा लिया था और वह भी इन्फेक्टेड हो गया था। फिर एक चूहे ने उसे पकड़ने की कोशिश की और फंगस उसकी नाक पर चिपक गया। कॉकरोच वेंट्स के रास्ते बाहर निकल गया और सड़क पर पहुंच गया, जहां माइक की कार ने उसे कुचल दिया। वहां से फंगस टायरों के रास्ते ऊपर चढ़ा और डिक्की के अंदर पहुंच गया। इस तरह वह मरी हुई बिल्ली वापस
जिंदा हो गई थी। अब हम प्रेजेंट में ट्रेविस और नाओमी को देखते हैं जो लॉबी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां उन्होंने हिरण को लिफ्ट से बाहर आते देखा। जैसे ही हिरण ने उन्हें देखा वह सीधे उनकी तरफ भागा। फिर नाओमी ने बिल्कुल सही समय पर ट्रेविस को एक तरफ खींच लिया और उसी पल हिरण का शरीर अचानक ब्लास्ट हो गया। उसके सींग उड़कर दीवार में धंस गए। तभी माइक भी लिफ्ट से बाहर आया, चिल्लाते हुए कि उसने अपने पेरेंट्स की बिल्ली को गोली मार दी थी, लेकिन किसी तरह वह फिर से जिंदा हो गई। अब उसने अपनी बंदूक निकाली और उन पर चिल्लाया कि वे अपने मुंह खोलें, क्योंकि वह उनके मुंह में उल्टी करना चाहता था। यह देखकर ट्रेविस और नाओमी तुरंत भागे और माइक ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज ने मैरी को जगा दिया। इस बीच माइक उनका पीछा कर रहा था, इसलिए वे दोनों एक स्टोरेज यूनिट के अंदर छिप गए। लेकिन दिक्कत यह थी कि दरवाजा जाम था और ठीक से बंद नहीं हो रहा था। तभी माइक कॉरिडोर से गुजरा, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक उनके हाथों से एक टॉर्च गिर गई, लेकिन ट्रेविस ने बिल्कुल सही समय पर उसे वापस अंदर खींच लिया और माइक उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। तब दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही ट्रेविस पीछे हटा उसने अनजाने में कुछ चीजें गिरा दी, जिससे और भी ज्यादा आवाज हुई। फिर थोड़ी देर बाद माइक वापस आया और उसने अपना हाथ अंदर डाला, उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसी पल ट्रेविस और नाओमी ने मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और आखिरकार उसे बंद कर दिया। उस पल माइक को अपना हाथ वापस बाहर खींचना पड़ा और उसकी उंगलियां टूट गई थीं और खून बह रहा था। फिर नाओमी इंटरनेट पर एक हेल्पलाइन नंबर खोजने लगी। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर ट्रिनी रॉबर्ट को लेने आई और उससे कहा कि स्टोरेज यूनिट में जाने से पहले उन्हें आइटम साथ लेना होगा। तभी एबिगेल का फोन आया और उसने बताया कि फैसिलिटी से लाइन पर एक सिविलियन है। उसने फिर दोनों कॉल को कनेक्ट कर दिया और अब नाओमी ने सीधे रॉबर्ट को पूरी स्थिति समझाई, जबकि माइक बाहर दरवाजे पर जोर जोर से पटक रहा था। सब कुछ सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गया कि फंगस एक नए तरीके से फैल रहा था। उसने नाओमी से वादा किया कि वे रास्ते में हैं और फिर उसे कुछ जरूरी निर्देश दिए। उसने साफ तौर पर कहा कि किसी भी परिस्थिति में फंगस को न छुएं, हर कोई छिपा रहे और रॉबर्ट या एबिगेल के अलावा इस बारे में किसी से बात न करे। खैर, जैसे ही रॉबर्ट ने कॉल खत्म किया, ट्रिनी ने कहा कि शायद ये दोनों बच नहीं पाएंगे। इस बीच ट्रेविस और नाओमी चर्चा कर रहे थे कि क्या इस फंगल इन्फेक्शन को ज़ोंबी इन्फेक्शन माना जा सकता है। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज आई। पता चला कि ग्रिफिन अपनी गैंग के साथ स्टोरेज फैसिलिटी को लूटने आया था। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने लॉबी में हिरण की फटी हुई लाश देखी। ग्रिफिन ने तुरंत रेडियो उठाया और ट्रेविस को धमकाना शुरू कर दिया। तुमने मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया है, तुम बेवकूफ। इसके बाद वे टीवी चुराने के लिए एक यूनिट के अंदर गए। इस बीच रॉबर्ट और ट्रिनी एक फेंस कूदकर एक घर में दाखिल हुए, जहां उन्होंने एक बॉक्स खोला और आइटम 7 बाहर निकाला। लेकिन निकलते समय घर के मालिक ने उन्हें रोक लिया और उसके हाथ में एक हथियार था, लेकिन वो ट्रिनी का बेटा निकला। ट्रिनी ने उसे ये कहते हुए शांत किया, सब ठीक है बेटा, वापस सो जाओ, हमें बस कुछ चीजें लेनी है और फिर हम चले जाएंगे। फिर बाहर आकर रॉबर्ट ने ट्रिनी को डांटते हुए कहा कि घर पर इतनी खतरनाक चीज रखना गलत है, लेकिन ट्रिनी इससे परेशान नहीं दिखी और उसने रॉबर्ट को गले लगा लिया। फिर उसने कहा कि यहाँ से तुम अकेले जाओ, क्योंकि वह अब उतनी तेज नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। अगर वह साथ आई भी तो वह रास्ते में सिर्फ एक बाधा बनेगी। इस बीच गाड़ी चलाते समय रॉबर्ट ने एबिगेल से बात की और कहा कि अगर बारिश हुई तो यह फंगस बहुत तेजी से फैलेगा, तब इसे रोकना शायद नामुमकिन हो जाएगा। उसने अब सैटेलाइट एक्सेस की रिक्वेस्ट की, क्योंकि फंगस से इन्फेक्टेड बॉडीज राडार पर असामान्य रूप से गर्म दिखाई देती थी। लेकिन इसके लिए एबिगेल को कुछ खास लोगों से बात करनी थी। इस बीच फैसिलिटी में ट्रेविस वहां से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन नाओमी ने मना कर दिया, क्योंकि बाहर ज्यादा खतरा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और ट्रेविस जीत गया, इसलिए वे दोनों यूनिट से बाहर आ गए। फिर कॉरिडोर से चुपके से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि माइक का शरीर और भी ज्यादा खराब हो चुका था। थोड़ी देर बाद माइक ने एक यूनिट में कुछ चोरों को पकड़ लिया और उनके चेहरों पर फंगस की उल्टी करके उन्हें भी इन्फेक्टेड कर दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि फंगस उन पर कब्जा कर सके। इसके बाद उसने ट्रेविस और नाओमी को देख लिया और उनका पीछा करने लगा। फिर जैसे ही वह उनके पास पहुंचने वाला था, मैरी ने उसके सिर में गोली मार दी और उसका शरीर वहीं कॉरिडोर में बुरी तरह से फट गया। अब मैरी बस लिफ्ट के अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन ट्रेविस ने ग्रिफिन की आवाज सुन ली थी, इसलिए वह उसे सीढ़ियों की तरफ ले गया। वहां जाने के रास्ते में मैरी ने अपनी बंदूक ट्रेविस को सौंप दी। इस बीच ग्रिफिन और फ्रीमैन ट्रेविस को ढूंढने बाहर निकले और ट्रेविस ने बंदूक फेंक दी। बाहर चोर इंतजार करते करते थक गए थे, इसलिए वे सिर्फ कुछ टीवी लेकर उस दिन के लिए चले गए। इसके बाद ट्रेविस ने ग्रिफिन का सामना किया और उससे माइक की बॉडी से दूर रहने को कहा। उसी समय लॉक यूनिट के अंदर इन्फेक्टेड चोर अपना आपा खो रहे थे और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। ट्रेविस ने समझाने की कोशिश की कि वे बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, लेकिन ग्रिफिन दरवाजा खोलने की जिद पर अड़ा रहा। लेकिन जब ग्रिफिन ने ट्रेविस को डराने की कोशिश की तो वह खून पर फिसल गया और अनजाने में बंदूक चल गई, जो ट्रेविस के हाथ में लग गई। अब घायल ट्रेविस धीरे धीरे यूनिट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दरवाजा खोलने के बजाय उसने उसे बंद करके लॉक कर दिया। ग्रिफिन कुछ कर पाता उससे पहले ही नाओमी ने उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से ब्लास्ट कर दिया। इससे पूरा कॉरिडोर धुंध से भर गया और इसका फायदा उठाकर ट्रेविस और नाओमी वहां से भाग निकले। इस बीच फ्रीमैन ग्रिफिन से तंग आ चुका था, इसलिए वो बंदूक लेकर उसके पीछे गया, लेकिन ग्रिफिन ने उसे देखते ही मुक्का मार दिया। फिर ग्रिफिन ने यूनिट के अंदर के चोरों से कहा कि चाबी उनके पास है, उसे बाहर फेंक दो। ये सुनकर उन्होंने दरवाजे को थोड़ा ऊपर उठाया
और चाबी बाहर सरका दी। लेकिन जैसे ही ग्रिफिन ने दरवाजा खोला, अंदर के लोगों की हालत देखकर उसका खून जम गया। फ्रीमैन डर के मारे वहां से पीछे हटा, लेकिन अचानक वह खून पर फिसल कर गिर गया और अब फंगस उस तक पहुंच गया था, जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो गया। इस बीच यूनिट के अंदर के चोरों में से एक ने कहा कि उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा है और अगले ही पल उसका शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया। इस बीच जब ट्रेविस और नाओमी बिल्डिंग से बाहर आए तो उनकी मुलाकात रॉबर्ट से हुई। फिर रॉबर्ट ने उन्हें बंदूकें और हैजमैट सूट दिए और कहा कि उन्हें वापस अंदर जाना होगा और आइटम 7 सेट करना होगा, जो कि वास्तव में एक बम था। यह सुनकर ट्रेविस घबरा गया क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन रॉबर्ट ने समझाया कि यह विस्फोट केवल अंडरग्राउंड होगा और दुनिया को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। रॉबर्ट खुद पार्किंग लॉट में रुकने वाला था ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान बाहर आए तो वह उससे निपट सके। इसके बाद दोनों ने अपने हैजमैट सूट पहने, बम उठाया और अंदर चले गए। रॉबर्ट पार्किंग लॉट में सभी कारों के टायरों को काटने लगा ताकि कोई भाग न सके। तभी एबिगेल ने उसे बताया कि एक गर्म शरीर उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके तुरंत बाद फ्रीमैन उसके पीछे दिखाई दिया। रॉबर्ट ने बिना समय गंवाए उसे गोली मार दी, लेकिन क्योंकि वह इतनी अचानक मुड़ा था इसलिए उसकी पीठ में खिंचाव आ गया और वह जमीन पर गिर गया। फ्रीमैन के ब्लास्ट से फटने के तुरंत बाद रॉबर्ट ने अन्य बाइकों पर भी गोली चलाई, जिससे वहां एक छोटी सी आग लग गई। इस बीच सीढ़ियों पर ग्रिफिन बंदूक से अपने इन्फेक्टेड दोस्तों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने एक विस्फोट की आवाज सुनी, फिर उनमें से एक वापस भागा। इस बीच ट्रेविस और नाओमी चैम्बर तक पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि फंगस अब अगले कमरे तक फैल चुका था। अगर यह पाइप तक पहुंच गया तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी, इसीलिए फंगस को जल्दी रोकना बेहद जरूरी था। जब उन्होंने बम रखा तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि रॉबर्ट ने टाइमर पहले ही शुरू कर दिया था और अब उनके पास भागने के लिए केवल 6 मिनट थे। दोनों ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन काउंटडाउन में गड़बड़ी होने लगी और समय और भी तेजी से बीत रहा था। इस बीच बाहर रॉबर्ट ने फ्रीमैन की बॉडी से फंगस को अपनी तरफ बढ़ते देखा। उसी पल ग्रिफिन ने एक इन्फेक्टेड को दरवाजे की तरफ धकेला और रॉबर्ट ने तुरंत उन्हें गोली मार दी। उसने ग्रिफिन को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही अंदर भाग चुका था। तभी कुछ अजीब हुआ, वह इन्फेक्टेड बॉडी किसी तरह वापस उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। इसने ग्रिफिन को डरा दिया और उसने तुरंत एक गोली चलाई और वहां से भाग गया नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे ही ग्रिफिन रॉबर्ट पर गोली चलाने वाला था, ट्रिनी वहां पहुंच गई और उसने ग्रिफिन के कुछ करने से पहले ही उसे गोली मार दी। इस बीच आखिरी बचे हुए इन्फेक्टेड ने ट्रेविस और नाओमी का रास्ता रोक दिया। फिर नाओमी ने बिना दोबारा सोचे उसे गोली मार दी और वे दोनों आखिरकार बिल्डिंग से बाहर आ गए। फिर ट्रिनी ने एक बंदूक उठाई, लेकिन रॉबर्ट ने कंफर्म किया कि वे दोनों ठीक हैं। आखिरकार सबने मिलकर रॉबर्ट को उठाया और वे कार में बैठ गए और वहां से निकल गए। तभी अचानक एक धमाका हुआ और ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरी जमीन फटने लगी। उसी पल नाओमी ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया और गिरते हुए मलबे से बचते हुए वे आखिरकार बाहर निकल गए। फिर कुछ सेकंड बाद विस्फोट हो गया और अब वे सभी सुरक्षित थे।